मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं पश्चिम बंगाल की बात करूंगा। पश्चिम बंगाल में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में होंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीट, बिहार में 40 सीट और पश्चिम बंगाल में 42 सीट। 42 सीटों का चुनाव 7 चरणों में होगा और 19 अप्रैल को प्रथम मतदान है, यानी पहले चरण का मतदान। लेकिन आज इस पर कम बात करूंगा ममता बनर्जी की गुंडागर्दी की, उनके हिंसाचार की और उसके रिएक्शन की भी मैं बात करूंगा कि कैसा रिएक्शन वहां हो रहा है, जैसा कि वहां के पत्रकार बताते हैं। जल में रहे मगर से बैर, ये कहावत कही गई है ना कि जल में अगर रहना है तो मगर से दुश्मनी ठीक नहीं है। यानी जल में जो रह रहा है या जो जाएगा, मगर से दुश्मनी लेकर के नहीं रह सकता। अगर दुश्मनी लेगा तो मारा जाएगा। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए किस तरह से जल में जा करके एक चीते ने मगर का शिकार किया। वीडियो आपने देख लिया होगा। इसका ये मतलब नहीं कि ममता बनर्जी, जिनको बंगाल की शेरनी कहा जाता है, वो मगर हैं और पश्चिम बंगाल जल है। न ये कहा जा सकता है कि जिन प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी पर वो हमला करती हैं, जिनको बाहरी बताती हैं, जिन अमित शाह को बाहरी बताती हैं, वो जो है चीता है या शेर है। एक कहावत है, कुल मिला के है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को मात मिल सकती है, करीब करीब। मैं उनके हिंसाचार की और घोटाले की मैं बात कर रहा हूँ। शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, राशन घोटाला, शिक्षा घोटाला, कितने घोटाले, कई हजार करोड़ के घोटाले हैं। और उन घोटालों में इनके कई मंत्री जेल में गए जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और कई विधायक जेल में गए जो गैंग के सरगना थे। अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा कि उनका नाम बहुत लिया जा चुका है। एक विधायक के यहाँ, इनके नेता के यहाँ तो 52,000 करोड़ रुपया नकद मिला था। अनुव्रत मंडल को आप जानते ही होंगे, शिक्षा घोटाले का पूरा सरगना है, वो भी जेल में है। कई पूर्व मंत्री जेल में अभी भी हैं। तो घोटालों की एक प्रकार से सरताज कहें, घोटालों की किंगपिन माने सरगना जो है वो ममता बनर्जी है, क्योंकि उनकी छत्र छाया में ही ये घोटाला हो रहा है। और ये अब तय हो चुका है, बंगाल की जनता ये मानने लगी कि ममता बनर्जी अब ईमानदार नहीं है। परसेप्शन यही गया है, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव में जब इनको 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला, 292 सीटों में 213 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 77, तो उसमें ज़बरदस्त हिंसा हुई थी और कई लोग छोड़ करके असम की सीमा में चले गए और अभी वहीं शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। उसके बाद हिंसाचार जारी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले होते ही रहते हैं। अभी कुछ समय पहले, 1 महीने पहले करीब, एक शाहजहां शेख है जो राशन घोटाले में अभियुक्त है, आरोपी है।
इस समय तो खैर जेल में है। जब उसके यहाँ ईडी गई उससे पूछताछ करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, तो ईडी की टीम पर हमला हुआ, 3 अधिकारी घायल हुए और ईडी वहाँ से बैरंग वापस आ गई। और ईडी ने वहाँ पर लोकल भीड़ पर और शाहजहां शेख पर एफआईआर भी दर्ज कराई। उल्टे वहाँ की पुलिस ने ईडी पर भी जो है वो कर दिया, एफआईआर करवाया। फिर उसके कुछ दिन बाद एक बम विस्फोट, पुराने बम विस्फोट के मामले में जिसकी एनआईए जांच कर रही थी, जिसमें 3 लोग मारे गए थे, उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करने गए सर्च वारंट के साथ, लोकल पुलिस को इत्तला देकर के और सीआरपीएफ के जवानों को साथ लेकर के। जब उन लोगों को गिरफ्तार करके वापस आ रही, तब महिलाओं को आगे करके उस भीड़ ने हमला किया। खैर एनआईए टीम उन दोनों लोगों को घर से बाहर लेकर आने में सफल हुई। एनआईए की टीम ने वहाँ के जो लोग शामिल थे महिलाओं सहित उन पर एफआईआर दर्ज कराई और फिर दूसरे दिन एनआईए के अफसरों पर भी वहाँ की महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराया और बदसलूकी का आरोप भी लगाया। ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया देखिए। ममता बनर्जी ने कहा कि एनआईए की टीम या कोई टीम बिना बताए अगर छापा मारने जाएगी तो वही होगा जो हुआ। ये खुला चैलेंज है केंद्रीय एजेंसीज को और केंद्र की सत्ता के अधिकार को खुली चुनौती है। संदेश खाली चर्चा में आ ही गया है। संदेश खाली की महिलाओं का इतना शोषण हुआ कि महिलाएं सड़क पर उतर आईं। वहाँ संदेश खाली में जो रेखा पात्रा जिसने उस लड़ाई का नेतृत्व किया, उस रेखा पात्रा को बसीरहाट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के लोगों को प्रत्याशी बनाया है, आप मान कर चलिए इस बार ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ेगी। अब मैं उन लोगों का नाम लूँ, इससे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय क्षितिज पर उदय हुआ 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें 2014 मिली थी और 17% वोट मिले थे। लेकिन 2019 के चुनाव में स्थिति पलट गई और भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले और लोकसभा की सीटें मिली 18। 5 साल में 23% वोट भारतीय जनता पार्टी के बढ़े। और विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिले, यानी 2% कम। तब राज्य का चुनाव था, ममता बनर्जी नेता थी और वहां पर क्षेत्रवाद भी चला, मानकर चलना चाहिए। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है और नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का नारा दिया है और अभी से उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। अभी दार्जिलिंग में कल ही थे और उन्होंने ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के बारे में जमकर उन्होंने आवाज़ उठाई। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स पर चर्चा करूंगा कि किस तरह के कैंडिडेट्स को उन्होंने उतारा है। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी बाहरी बताती हैं। अब बाहरी और भीतरी की उनकी क्या परिभाषा है ये समझ में नहीं आता, लेकिन 3 ऐसे उम्मीदवार उन्होंने उतारा है जो बाहरी हैं। एक तो सत्युंग सिन्हा बिहार के हैं, कीर्ति आजाद बिहार के हैं और बुरहानपुर से जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता है संसदीय दल के, उनके सामने उन्होंने गुजरात के खिलाड़ी को उतारा है, खान नामधारी, मुझे नाम इस समय नहीं याद आ रहा है। तो 3 ऐसे उम्मीदवारों को जो उन्होंने उतारा, जिसमें 2 बिहार के, 1 गुजरात के। भारतीय जनता पार्टी ने किसी बाहरी उम्मीदवार को नहीं उतारा है। बाहरी इन द सेंस कि बंगाल से बाहर के किसी भी व्यक्ति को, किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है।
इसका साफ मतलब है कि बाहरी और भीतरी का ममता बनर्जी का बयान जो है दिखावे का है, नाटक है, एक प्रकार से केवल वोट बैंक की राजनीति है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों, कुछ उम्मीदवारों की चर्चा करता हूं। अच्छा, इससे पहले मैं लॉकेट चटर्जी की चर्चा करूं। लॉकेट चटर्जी 2019 में जीत कर आई थी बड़े बहुमत से। इस बार जब उन्होंने नामांकन किया तो उन पर भी हमला किया गया। उसकी फोटो भी आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभिजीत गंगोपाध्याय के बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, राशन घोटाला, शिक्षा घोटाला, संयोग से ये सभी घोटालों की जो सुनवाई हुई थी, उसमें से कुछ एक घोटालों की सुनवाई अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच कर रही थी और ममता बनर्जी के घोटालों में सबूत मिलने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने कभी ममता बनर्जी को राहत नहीं दी। सबूतों के आधार पर उन्होंने जो फैसला दिया वो ममता बनर्जी के खिलाफ गया और ममता बनर्जी जब उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट में उनको मात खानी पड़ी। ऐसे अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि उनकी नौकरी बाकी थी। इस्तीफा दे दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अभिजीत गंगोपाध्याय को तुमलुक से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मैंने लॉकेट चटर्जी की भी चर्चा की, अभिजीत गंगोपाध्याय की चर्चा की। तापस राय जो वहाँ पर बहुत प्रभावशाली नेता है भारतीय जनता पार्टी के, दिलीप घोष जिनकी आरएसएस के पृष्ठभूमि में और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष रह चुके हैं, देवाशीष चौधरी, अमृत राय, राजू बिष्ट को दार्जिलिंग से उम्मीदवार बनाया है, जहां पर प्रधानमंत्री कल गए हुए थे और उन्होंने ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाई। अर्जुन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अर्जुन सिंह मूलतः तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। 2019 के चुनाव के पहले वो आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और जीत भी गए। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद तीसरी बार जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया, डर के मारे अर्जुन सिंह फिर चले गए ममता बनर्जी के यहाँ, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। फिर तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़े, फिर जीते, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने उनको टिकट नहीं दिया, सो कॉल्ड गद्दारी के कारण। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पुनः उम्मीदवार बनाया है और बहुत संभव है कि वहाँ वो जीत जाएंगे। इस बार इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहाँ के एक पत्रकार हैं सत्येंद्र प्रताप सिंह, उनसे अभी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 30 के आसपास सीटें मिलेंगी, भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी और ममता बनर्जी सिंगल डिजिट यानी अधिकतम 9 सीटें उनको मिलेंगी, ये मेरा दावा है, उन्होंने कहा। बहरहाल इस एपिसोड में आज बस इतना ही। पश्चिम बंगाल पर हम सब लोगों की नज़र रहेगी, फिर हम इस पर कोई अन्य एपिसोड लेकर के आएंगे। आज सभी लोगों को बहुत आभार, जो लोग सूचना की दुनिया को देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।